आइए चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से आइए, सब लोग जुड़ जाइए। देखिए आज हम लोग तीसरे दिन की क्लास कर रहे हैं और जैसा कि हमने कहा था वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये 3 दिन जो आपके चलेंगे सिर्फ प्रीवियस कलेक्शन ही चलेंगे और प्योर रेलवे के प्रीवियस कलेक्शन ही चलेंगे। तो आज आप जितने भी क्वेश्चन देखने वाले हो या कल और परसों आप जितने भी क्वेश्चन देखने वाले हो वो सारे के सारे क्वेश्चन रेलवे प्रीवियस पेपर से लिए गए क्वेश्चन है, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल, चलिए ध्यान से शुरू कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का पूछा गया था, जिसमें कहा गया था 6 लड़कियां हैं PQRST भी एक वृत्ताकार व्यवस्था में वृत्त पे केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। तो आपको मालूम है कि जब भी सर्कुलर टेबल पे अरेंजमेंट हो तो हम लोग को एक सर्किल बनानी है, इस सर्किल पे 6 लोगों की व्यवस्था कर लेनी है और सारे लोगों का फेस जो है वो सेंटर की ओर कर देना है। और जब भी सेंटर की ओर फेस हो तो राइट एंटी क्लॉक मूव करना है और लेफ्ट को क्लॉकवाइज मूव करना है। यानी ये जानकारी हमें पहले से होनी चाहिए। अब देखो क्या कहता है, ध्यान से समझोगे। कहता है कि पी क्यू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, यानी जहां भी क्यू को रखेंगे क्यू सेंटर को देखेगा, इसका दायां एंटी क्लॉक यानी पी इसके दाएं बगल में ठीक बैठ जाएगा। फिर कहता है एस पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो एस जो है वो पी के दाईं ओर यानी पहला, दूसरा और तीसरा पोजीशन किसके लिए, तो एस के लिए। फिर कहता है और हमेशा दूर वाले के लिए होगा यानी एस के लिए होगा, तो और के जगह पे आप एस को रख लो तो आपके लाइन बन जाएंगे। एस आर के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो एस किसके बगल में है, तो आर के बाईं ओर। तो आर जब सेंटर को देखेगा तो आर का राइट और आर का लेफ्ट। अब कहता है टी आर के बाईं ओर दूसरा है, तो आर के बाईं ओर पहला नहीं दूसरा पोजीशन किसके लिए, टी के लिए। अब इकलौता बचा गया भी, सो यहां रख लो भी को। पूछता है भी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो देख लो भी सेंटर को देख रहा है, तो सेंटर को देखेगा तो इसका लेफ्ट क्लॉकवाइज घूमेंगे और भी से क्लॉकवाइज घूमने पर एग्जैक्ट लेफ्ट में पी को मिलेगा जगह, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी का अनुसरण करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए आंसर है। बाबू अभी तो साइंस की क्लास खत्म होकर के आशीष सर निकले हैं, खुश रहिए बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए इतना इजी ये क्वेश्चन है कि मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को 20 सेकंड का समय लो और 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन हाई रखोगे तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो। क्वेश्चन में अच्छा खासा दम नहीं है, बिल्कुल 4-4 लेटर की सीरीज आगे की ओर बढ़ रही है और पूछ रहा है सर नेक्स्ट वर्ड पे क्या आएगा। तो हम लोग अगर चाहें इस सीरीज को तो हमेशा याद रखो कि प्लेस वैल्यू से गेम खेलो, आसान होगा। तो देखो 1 से 2 हो गया और 2 से 3 हो गए, तो 3 से 4 यानी डी चाहिए, सब में है। 21 से 23 होने के लिए 2 बढ़ गए और 23 से 25 होने के लिए 2 बढ़ गए, तो 25 में 2 बढ़ेगा तो 27 यानी ए चाहिए। तो ये वाली ऑप्शन, ये वाली ऑप्शन, ये वाली ऑप्शन कैंसिल हो गई और डी नंबर ऑप्शन बच गया। उससे आगे बढ़ने की कोई जरूरत हमें थी ही नहीं। कितने बजे से क्लास चलता है सर? बाबू अभी स्टार्ट हुआ है 7:30। ये क्वेश्चन भैया अच्छा है, मैं चाहूंगा कि आप पूरा 30 से 40 सेकंड आप इस क्वेश्चन पे खर्च करो। प्रीवियस पेपर से लिया गया क्वेश्चन है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ, जल्दी से दिखाओ। 12 और 33 के मिलने पर 57 कैसे बनना है, 10 और 28 के मिलने पर 48 कैसे बनना है, और अगर इन दोनों का लॉजिक आपने प्राप्त कर लिया तो 14 और 39 मिलकर कितने बन जाएंगे, आप ये बिल्कुल जवाब दे सकते हो। तो बिल्कुल समय लो, आप समय लो, समय लेकर बनाकर दिखाओ। देखिए डी आंसर आ रहे हैं, 57 आंसर आ रहे हैं, यानी कुछ बच्चों के आंसर डी आ रहे हैं और कुछ बच्चों के आंसर 57 आ रहे हैं। चलिए ध्यान से, डी होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। एक्चुअल में देख ले बच्चा किया क्या गया इस क्वेश्चन में। ये जो 12 था ना पहला, इस 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो 12 दूनी कितने हो गए, तो 24 हो गए, और 24 में इस 33 को ऐड कर लिया गया, तो 24 और 33 ऐड करोगे तो 57 मिलेगा क्या, बोलो मिल गए ना। इसी तरह 10 को लेगा और 10 को 2 गुना कर देगा, तो 10 को जब 2 गुना करेगा तो ये 20 हो गया
और 20 में फिर से 28 को जोड़ दिया गया, तो 20 और 28 को अगर ऐड करोगे तो आपको 48 मिल जाएंगे। अब बोला सर सेम प्रोसेस अप्लाई करते हुए 14 और 39 के साथ कर लो, तो 14 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 14 दूना 28 हो जाएंगे, और 28 में आपको कितने जोड़ने हैं, तो 39 जोड़ने हैं। तो देखो 8 8 16, 16 और 1 17 हो गए, हाथ में एक बचा, 3 2 5 1 6 यानी 67 चाहिए, और 67 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। यानी जितने बच्चों ने डी कहा वो सही थे। विनय पाल पटेल जी गुड इवनिंग बाबू। विष्णु जी आपने कहा था सर 57 होगा, 10 कम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन, अच्छा जोड़ने में गलती हो गई थी, कोई नहीं बाबू। चलिए देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, आपके ये क्वेश्चन शायद एलपी में पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन काफी खूबसूरत क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अधिक दम नहीं है, लेकिन हाँ चूंकि प्रीवियस पेपर से आपने डिमांड किया है तो हमने भी प्रीवियस पेपर से ही इसका सिलेक्शन किया है, तो ध्यान से समझोगे। यदि दिए गए अनुक्रम को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो अब ये जो अनुक्रम हमारे पास दिया गया है 5Q प्लस SR8 B@A, कहता है सर इसको आप उल्टे क्रम में लिख दो। तो हमेशा मेरे बंधु याद रखना, जब भी किसी चीज को आपको कहा जाए कि उल्टे क्रम में लिख दो, तो आप उल्टे क्रम में लिखोगे नहीं, सिर्फ राइट बोले तो लेफ्ट चलोगे और लेफ्ट बोले तो राइट चलोगे, इतना काम करना। जब भी किसी क्रम को कहे कि उल्टे क्रम में कर दो, तो राइट बोले तो लेफ्ट चलने लगो और लेफ्ट बोले तो राइट चलने लगो, इतना आपने काम कर दिया, इसका मतलब है कि उल्टा क्रम हो गया। तो देखिए क्या कहता है, यदि दिए गए अनुक्रम को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा घटक दाएं सिरे से 10वें के दाएं को 7वां होगा। तो दाएं के दाएं इसका मतलब ये सेम डायरेक्शन होगा और सेम डायरेक्शन में माइनस होगा। तो 10 और में से 7 गए कितने, तो ये कहता है सर आप राइट से 3 गिनो। तो ऑलरेडी इसने अनुक्रम को उल्टा करने कहा है, तो राइट को ही उलट के आप लेफ्ट कर लो। तो लेफ्ट से आपको तीसरा एलिमेंट ढूंढना है, तो देखो लेफ्ट से पहला एलिमेंट 5, दूसरा Q और तीसरा प्लस होगा। प्लस किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, पहले 1-2 वाले बच्चे देख लीजिए, यानी उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो बच्चे 1-2 कॉन्सेप्ट से रूबरू हैं, सबसे पहले वो बच्चे देख लीजिए। देखिए क्या कहता है, कुछ कागज लिफाफे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे तो कागज निगेटिव के पास और लिफाफा पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव निगेटिव मिलकर निगेटिव बन जाएगा, यानी पहला खत्म हो गया। सभी नोटबुक कभी भी पत्र नहीं हो सकता। तो कोई भी एलिमेंट कोई दूसरा एलिमेंट तब नहीं हो सकता जब उसके बीच में 100% की क्या हो, दुश्मनी हो। तो यहां देखिए पत्र की दुश्मनी किससे है, तो कागज से है, और कागज का कुछ हिस्सा नोटबुक से है, यानी नोटबुक का कुछ हिस्सा ही पत्र का दुश्मन है और बाकी नहीं है। जबकि ये कहता है कि सभी नोटबुक कभी भी पत्र नहीं हो सकता, तो चूंकि नोटबुक का कुछ हिस्सा कागज के पास है और कागज की दुश्मनी पत्र से है, तो नोटबुक के कुछ हिस्से की दुश्मनी पत्र से है, यानी दूसरा सही कह रहा है। अब तीसरा देखिए, कुछ नोटबुक लिफाफे हैं, नोटबुक को लिफाफा तक ले जाने में कागज से जाना पड़ेगा और ये निगेटिव हो जाएगा, तो हमारा तीसरा भी जो है अनुसरण नहीं करेगा। तो 1-2 वाले बच्चे के अनुसार जब हमने इस क्वेश्चंस को 1-2 से सॉल्व किया तो पता चला सर 1 और 3 तो गलत हो गए, लेकिन केवल 2 अनुसरण करते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टता दिया हुआ है। तो देखिए पहले के समय में पॉसिबिलिटीज नहीं पूछी जाती थी रेलवे में, लेकिन 2018 के एग्जामिनेशन में खास करके पॉसिबिलिटीज, संभावना जिसको कहते हैं, सकना जिसको कहते हैं, ये पूछा जाने लगा है। जो पहले बैंकिंग का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब 2018 में ये पूछा जाने लगा है। तो अब भैया वेन डायग्राम वाले बच्चे भी देख लो कि आखिर हम लोग इस क्वेश्चन पे वेन डायग्राम से कैसे बनाएंगे। देखो हमारे पास जितने भी लिफाफे थे, सभी लिफाफे को उसने पत्र बना दिया, और फिर उसने कहा कि सर कोई भी पत्र जो है ना वो कागज नहीं है, यानी पत्र की दुश्मनी कागज से करवा दी गई। और बोला सर कुछ कागज जो है ना वो नोटबुक है, कुछ कागज क्या है, नोटबुक है।
तो ध्यान से अगर आप वेन का एनालिसिस करोगे तो पत्र और कागज के बीच में 100% वाली दुश्मनी है और लिफाफा और कागज के बीच में भी 100% वाली दुश्मनी है, जबकि नोटबुक और पत्र के बीच में 50% वाली दुश्मनी है और नोटबुक और लिफाफा के बीच में भी 50% वाली ही दुश्मनी है। ठीक है, अब देख लो कंक्लूजन क्या कहता है। कुछ कागज लिफाफे हैं, तो कागज हमारा यहां खत्म हो गया और लिफाफा यहां खत्म हो गया। क्या हमें कुछ कागज लिफाफा दिखता है? तो बिल्कुल नहीं दिखता है, यानी पहला नंबर गलत। कहता है सभी नोटबुक कभी भी पत्र नहीं हो सकते। तो देखिए, पत्र के साथ कागज की दुश्मनी थी और पत्र के साथ नोटबुक के कुछ हिस्से के भी दुश्मनी थी। तो क्या सभी नोटबुक कभी भी पत्र से मिल पाएगा? क्योंकि नोटबुक का कुछ हिस्सा कागज के पास है और जब कागज और पत्र में दुश्मनी है तो नोटबुक का कुछ हिस्सा जो कागज के साथ है कभी भी पत्र से नहीं मिल पाएगा। यानी कुछ नोटबुक तो पत्र से मिल सकता है लेकिन सभी नोटबुक पत्र से नहीं मिल सकता। तो दूसरा सही हो गया कि सभी नोटबुक कभी भी पत्र से नहीं मिल सकता, क्योंकि नोटबुक का कुछ हिस्सा कागज ने रखा है और कागज और पत्र की आपस में दुश्मनी है। ठीक है, फिर देखो क्या कहता है। कुछ नोटबुक लिफाफे हैं। अब देख लो, नोटबुक और लिफाफा के बीच में 50% वाली दुश्मनी है और जब दो वेन डायग्राम के बीच में दुश्मनी हो जाए तो वहां पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं दे सकते हैं, यानी केवल 2 नंबर ही अनुसरण करता है और केवल 2 नंबर ऑप्शन ए में स्पष्टता रखा गया है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है यही सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर के रूप में हम लोग चुन सकते हैं। तो देखिए, धीरे धीरे करके आपका एग्जाम करीब आता जा रहा है और समय की एक बहुत खासियत है। ठीक है, तो समय की खासियत क्या है? वो कहती है कि आप पलक झपक करके समय को फिनिश कर सकते हो। और बात देख लो तो सही में है, हमें अक्सर लगता है कि चलो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, और वो कल हमारी आती ही नहीं है। कभी पता चलता है कि टालते टालते वो दिन आ गया जब हमें एग्जाम देना है और उस समय पता चलता है हम यहाँ कमजोर है, हम यहाँ कमजोर है। तो अपनी सारी कमजोरियों को दूर करने के लिए आप इस वाले सेशन को करते रहो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपकी जितनी भी कमजोरियां हैं वो धीरे धीरे करके, आज तीसरा दिन ही क्लास चला है, 30 क्लास होते होते आपको अपनी कमजोरियों की पहचान करवा दूंगा। आप उस पर वर्क कर लेना, आप हमेशा आगे निकल जाओगे। गुड इवनिंग बाबू। थोड़ा स्पीड से बाबू। देखिए, स्पीड से चलना और धीरे चलने में 2 अंतर होते हैं। ठीक है, अंतर समझ ली क्या होता है। अगर मैं स्पीड से चलूं तो जिनका आईक्यू लेवल अच्छा है वो तो एकदम पकड़ लेंगे, लेकिन जिनका आईक्यू लेवल अच्छा नहीं है, मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे रिजल्ट लाए, तो उन बच्चों के लिए मुझे धीरे चलना पड़ता है। जिनका आईक्यू लेवल थोड़ा कम है, थोड़ा धीरे समझते हैं, वो चाहते हैं इत्मीनान से सर बताएं। ठीक है, तो धीरे ही क्लास को चलने दीजिए। कहाँ ज़्यादा जल्दी है जी, 30 क्वेश्चन समझाने हैं और 1.5 घंटे समय है, इसीलिए 1.5 घंटे का समय लिया हूँ ताकि धीरे धीरे करके आराम से आपको सारी चीज़ों में बेस्ट कर सकूँ। ठीक है, चलिए जैसे ये वाली क्वेश्चंस को देखोगे, सीरीज के प्रश्न है, 4 है, 21 है, 47 है, 100 है, 198 है, नेक्स्ट वन इज व्हाट। तो देखिए, तो सीरीज थोड़ी सी स्पीड पकड़ी है, धीरे धीरे जाते जाते थोड़ी सी स्पीड पकड़ी है। तो यहां कितने का अंतर हो गया? तो +98 का अंतर हो गया। अच्छा, अगर यहां से हम अंतर देखें तो 10 में से 7 गए 3 और 9 में से 4 गए तो 5, यानी यहाँ 53 के अंतर आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ देखो तो 7 में से 1 गए तो 6 और 4 में से 2 गया तो 2, 26 का अंतर आ चुका है। अच्छा, यहाँ देखो तो 17 का अंतर आ चुका है। अब अंतर से तो सीरीज स्पष्ट नहीं हो रही है, क्योंकि एक जगह 17 है, एक जगह 26, 53, 98। तो क्या करना है ना कि अंतर का अंतर आप डिफाइन कर लो। जिन ही आप अंतर का अंतर डिफाइन करोगे तो देख लो 17 से 26 जाने का मतलब है 3 इधर 6 इधर, यानी 6 3 9 जुट गए। अच्छा, 26 से 53 जाने का मतलब है कि 13 में से 7 गए, 13 में से 6 गया तो 7 बचा और 4 में से 2 गया तो 2, यानी 27 बच गए। अच्छा, 27 से 98 जाने का मतलब है 8 में से 3 गया तो 5 बच गए और 9 में से 5 गए तो 4 बच गए, 45, यानी 9 9 एकम 9, 9 तिया 27 और 9 पचे 45। तो देखिए, तो सबसे पहले किससे गुना हो रहा है? तो 9 को गुना कर रहा है 1 से, अब 9 को गुना कर रहा है 3 से, अब 9 को गुना कर रहा है 5 से। तो अब 9 को गुना किससे करेगा? तो 7 से। तो 9 सती 63,
इसका मतलब है इस वाले पोजीशन पे 63 ऐड करने हैं, और जब इस वाले पे 63 हम ऐड करेंगे तो 8 3 11 के लिए एक हाथ में एक बचा, 9 1 10 6 16 हो गए, 16 हो गए। ठीक है, अब 16 जोड़ दो तो 8 एक कितना 9, 9 6 15 के लिए 5, हाथ में एक, 1 1 2 1 3, यानी 359 चाहिए, और 359 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यही सबसे बेस्ट और परफेक्ट आंसर होगा। यानी जो भी बच्चे इस सीरीज को बनाए होंगे, अगर अंतर का अंतर डिफाइंड करने में वो सक्सेस नहीं हुए होंगे तो ये सीरीज फिर उनसे नहीं बनी होगी। तो बहुत सारे ऐसे सीरीज आ रहे हैं जिसमें अंतर का अंतर आपको डिफाइंड करना पड़ेगा, और जैसे देख लो इसमें प्लस के साथ इनटू की क्रिया हो गई। बहुत सारी सीरीज मुझे ऐसी मिली है जिसमें प्लस के साथ स्क्वायर की क्रिया हुई है, प्लस के साथ क्यूब की क्रिया हुई है। तो धीरे धीरे करके वो सारे स्पेशल क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। जानकारी में कहा गया है कि एक जानकारी और उसके बाद दो कथन 1 और 2 दिए गए हैं। बताएं कि कौन से कथन दी गई जानकारी के पीछे के संभावित कारण हो सकते हैं। यानी ये जो जानकारी दिया गया है ये इफेक्ट है। ये क्या है? इफेक्ट है। जानकारी के रूप में प्रभाव दिए गए हैं, और ये प्रभाव क्यों पड़ा, ऐसा प्रभाव क्यों पड़ा, उसके लिए नीचे 2 कारण दिए गए हैं, जो कारण को कथन 1 और कथन 2 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हमें उचित कारण के अनुसार इस प्रभाव को देखना है। तो देखिए क्या कहता है प्रभाव। इस वर्ष स्कूल को हाइब्रिड मॉडल अर्थात ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन पद्धति में संचालित करना होगा। तो प्रभाव क्या पड़ा कि इस वर्ष स्कूल में जो है वो क्लासेस जो चली वो हाइब्रिड मॉडल में चली। हाइब्रिड मॉडल में चलने का मतलब कि ऑनलाइन और ऑफलाइन की क्लास दोनों साथ साथ ही चल रही है। तो ऐसा करने का जरूरत क्यों पड़ा, ऐसा करने के पीछे का रीजन क्या था, ऐसा करने के पीछे का कारण क्या था। तो यहां 2 कारण दिए गए। अब पहला कारण देखो क्या कहता है। महामारी यानी जो पैंडेमिक आया था, महामारी की वजह से कई माता पिता अभी भी अपने बच्चों को भारी भीड़ युक्त स्थानों पर भेजने के लिए इच्छुक नहीं है। तो ये कारण बन सकता है कि सर बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जो महामारी जो आई, कोरोना जो आया, अब वो चाहते हैं कि सर हम अपने बच्चों को भीड़ भाड़ वाले जगह में नहीं भेजें, तो इसके लिए स्कूल की कैपेसिटी घटानी पड़ेगी, यानी आप घर पे ही बच्चों के पढ़ाने की व्यवस्था कीजिए। तो सर ने कहा ठीक है हम हाइब्रिड मॉडल ले लेते हैं, यानी ऑनलाइन क्लासेस भी चलेगी और वही क्लासेस ऑफलाइन भी चलेगी। यानी जो माता पिता चाहते हैं कि बच्चे घर पे बैठकर पढ़े वो ऑनलाइन मोबाइल टैबलेट की मदद से पढ़ सकते हैं। तो ये कारण संभावित हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा कारण देखो। सामाजिक दूरी मापदंडों के कारण स्कूलों में छात्रों को बैठने की क्षमता सभी पंजीकृत छात्रों की समायोजित करने के पर्याप्त नहीं होगी। अब देखिए ये भी तो सही है ना, क्योंकि जब कोरोना काल आया था तो डिस्टेंस चला था कि आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, कम से कम 1 मीटर या आधे मीटर के डिस्टेंस पे ही रहिए। तो मान लीजिए कि क्लासरूम में 50 बच्चों की क्लासरूम है और 50 लोग आने लगेंगे तो हम डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ऑनलाइन देना पर्याप्त हो गया। तो 2 नंबर भी कारण बन सकता है कि इस कारण से ही ऑनलाइन पद्धति अपनाई गई। यानी एक भी कारण बन सकता है और 2 भी कारण बन सकता है। तो देख लो तो ऐसा किसमें है, तो ऐसा डी नंबर में दे रखा है कि 1 और 2 दोनों जो है वो संभावित कारण है। तो इसके लिए परफेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना वही जाएगा। नेक्स्ट वन देखोगे। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चंस होता है ना बड़ा ही आसान क्वेश्चन होते हैं और हम बहुत इजी वे में इसको कवर कर सकते हैं। देख लो MNL है ना, यहां भी MNL के बाद फिर एक और L दिख गया। तो अगर हमने यहां L पुट किया तो MNLL मिल जाएंगे, फिर से MNLL मिल जाएंगे, डबल L दिख रहा है यानी फिर से MNLL मिल जाएंगे। M दिख रहा है, अगर हम N रख ले तो MNLL होगा, NLL दिख रहा है तो हम M रख ले तो MNLL होगा, और डबल L के बाद ऑलवेज M आता है। हमारा सीरीज बिना काटे बिना बांटे बन गया। अब देख लो क्या कहता है, LMN NMM। अब ये वाली ऑप्शन आपको तलाशनी है कि ये वाली ऑप्शन कहाँ है। तो देखो तो LN है खत्म, L नहीं है खत्म, LM नहीं है खत्म, LMNNMM
ऑप्शन नंबर डी में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर भी हम लोग जो है ऑप्शन नंबर डी को ही करने वाले हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसके लिए ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अच्छा ये बताओ, पीडीएफ टाइम से पहुंच रहा है ना? क्योंकि मैं पहले पीडीएफ इसलिए आपको दे देता हूं कि आप पीडीएफ को आराम से फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में प्रश्न है, आप उसको बना लो और बनाकर जब डिस्कशन करोगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। अच्छा देख लो क्या कहता है। एक कमरे में 4 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति? 4 व्यक्ति। जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 2 उत्तर देता है। यानी कोई भी प्रश्न यदि हम व्यक्ति से करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है? 2 उत्तर देता है। उन चारों में से केवल 2 व्यक्ति एक सही उत्तर देता है और एक गलत उत्तर देता है, जबकि अन्य 2 व्यक्ति दोनों उत्तर गलत देते हैं। आज के दिन के बारे में पूछे जाने पर, यानी आज के दिन के बारे में पूछा गया तो व्यक्ति नंबर 1, व्यक्ति नंबर 2, व्यक्ति नंबर 3 और व्यक्ति नंबर 4, जब इनसे आज के बारे में पूछा गया तो व्यक्ति 1 कहता है कि आज बुधवार या रविवार है, यानी व्यक्ति 1 के अनुसार या तो वेडनेसडे आना है या तो संडे आना है। ठीक है। व्यक्ति 2 कहता है आज या तो मंडे है और या तो सैटरडे है। अच्छा क्वेश्चन है। व्यक्ति 3 कहता है आज ट्यूसडे है या आज फ्राइडे है, और व्यक्ति 4 कहता है आज थर्सडे है या आज वेडनेसडे है। तो याद है ऊपर कंडीशन लगाए गए थे कि उन चारों में से 2 व्यक्ति एक सही उत्तर देते हैं, ठीक है, और एक गलत उत्तर देते हैं। तो इनमें से कोई 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका एक जवाब सही है और एक जवाब गलत है। फिर कहता है जबकि अन्य 2 व्यक्ति दोनों उत्तर गलत दे देते हैं। अब बताइए, ध्यान से सिर्फ सोचने वाली बात है, अगर इसने वेडनेसडे का चयन किया और इसने वेडनेसडे का चयन किया तो आज यदि वेडनेसडे ये बतला रहा है तो ये भी वेडनेसडे ही बतला रहा है। लेकिन अगर इसने संडे का चयन किया होता तो फिर कोई सही नहीं होता। अगर इसने मंडे का चयन किया होता तो फिर मंडे कहीं नहीं है। सैटरडे का चयन किया होता तो सैटरडे कहीं नहीं। थर्सडे का, ट्यूसडे का चयन किया होता तो कहीं नहीं। फ्राइडे का चयन किया होता तो कहीं नहीं। इसका मतलब 2 जगह एक एक प्रश्न सही है। इसका मतलब आज का दिन जो है वो बुधवार का दिन है। और आपको मैं बतला दूं 2018 वाले एग्जाम से पहले इस टाइप का क्वेश्चन आप पूरे सेक्टर में ढूंढ लोगे, कहीं नहीं मिलेगा। चाहे वो 70 का दशक का हो, 80 का, 90 का, 2000 का या 2010 के दशक का हो, कहीं भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन पहली बार डिजाइन कर करके आपके एग्जामिनेशन में डाले गए हैं इस बार के एग्जामिनेशन में। तो पूछता है कि सर आज कौन सा दिन है? तो आज बाबू बुधवार है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसके लिए बेस्ट और परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखोगे, चलिए देखिए क्या कहता है। ऑलवेज ब्रिंग योर मेडिसिन को ये सी उट ओह लिखा जाता है और ब्रिंग एवरी फ्रेंड को MGTD भी लिखते हैं। ऑलवेज योर बेस्ट फ्रेंड को उट जो CMG लिखते हैं। अब कहता है कि भैया आप बतला दो कि यदि योर एवरी मूव को PXTDUT लिखोगे तो ऑलवेज बेस्ट मेडिसिन को आप कैसे लिख सकोगे। यानी हमें मेडिसिन चाहिए, बेस्ट चाहिए और ऑलवेज चाहिए। तो देखिए, तो अगर यहां से हम उठाते हैं ऑलवेज और यहां से अगर हम उठाते हैं बेस्ट तो हमको इसके योर को हटाना पड़ेगा जो पहले से हटेगा, और इसके फ्रेंड को हटाना पड़ेगा जो दूसरे से हटेगा। इसका मतलब पहले और तीसरे में C कॉमन कट गया और इसमें ये कॉमन कट गया। ठीक है, इसमें और इसमें MG कॉमन कट गया। तो बताओ, ऑलवेज के लिए उट जो लिख सकते हैं ना, तो ऑलवेज और बेस्ट का मिल गया, यानी उट और जो चाहिए। उट के साथ जो नहीं कैंसिल, उट के साथ जो नहीं कैंसिल, उट के साथ जो नहीं कैंसिल। ऑलवेज ऑलवेज 2 जगह है तो ऑलवेज ऑलवेज के लिए उट हो गया। ठीक है, एक ही में उट दे रखा है और बाकी किसी में उट नहीं है। ठीक है, देख लो ऑलवेज यहां भी है ना, तो इसमें और इसमें एक ठो तो कटेगा, वो एक क्या कट रहा है, तो ऑलवेज योर दोनों में है।
अलग तरीके से बनाना होगा इसको। पहले और तीसरे में क्या क्या कॉमन है? तो योर और ऑलवेज कॉमन है, इन दोनों के अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो देखो तो क्या कॉमन है, तो उट उट कॉमन है और सीसी कॉमन है। यानी कि ऑलवेज के लिए हम क्या ले सकते हैं, तो या तो उट ले सकते हैं या तो सी ले सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देख लो, इसमें सी दे रखा है, इसमें उट दे रखा है, इसमें सी दे रखा है लेकिन इसमें उट नहीं दे रखा है, यानी पहला बिल्कुल खत्म हो गया। आगे चलिए, अब देखिए हमें किसका चाहिए, तो बेस्ट का चाहिए। तो बेस्ट का निकालने के लिए बेस्ट और कहीं दे रखा है क्या? नहीं, तो फ्रेंड यहां से कैंसिल हो गया। अब देख लो, यहां भी योर है, इसका मतलब उट कैंसिल हो गया, तो उट खत्म हो गया। सी यहां, सी यहां, यानी इसी दोनों में से कोई जाना है। अब बताओ, फ्रेंड से फ्रेंड कैंसिल हो गया, तो बेस्ट के लिए आप क्या लिख सकते हो? तो बेस्ट के लिए आप जो लिख सकते हो या एम जी, तो एम जी से तो एम जी कैंसिल हो गए, यानी बेस्ट के लिए आप जो लिख सकते हो। सी जो इसमें है, सी जो इसमें है, अभी भी दोनों बचा हुआ है। अब चाहिए भैया मेडिसिन के लिए, तो देखिए तो मेडिसिन के लिए आप वाई ई लिख सकते हो या ओ एच लिख सकते हो। तो वाई वाई दोनों में, यानी ब्रिंग के लिए वाई ई कट गया, इसका मतलब आपको ओह लिखना पड़ेगा। तो देख लो, इसमें ओह नहीं है, डी नंबर कैंसिल हो गया, इसमें ओह है, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए परफेक्ट आंसर बन गए। यानी एक छोटा सा प्रश्न है, एक छोटा सा प्रश्न है, लेकिन यहां कंडीशनल डाल करके इस प्रश्न को ट्विस्ट कर दिया गया। यानी जिन बच्चों का दिमाग सिर्फ यही तीन में चल रहा था, उनके लिए थोड़ा मुसीबत भरा हो गया, और जिन बच्चों का दिमाग यहां भी चल रहा था, उनके लिए आसान हो गया। राहुल कुमार जी, पीडीएफ नहीं मिला है? बिल्कुल मिल चुका होगा बाबू, टेलीग्राम पे ढूंढिए, ठीक है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह चैनल है, टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम चैनल पर जाओ, वहां आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी। उस पीडीएफ को देखते हुए आप इस चीज को कवर अप कर लो। ध्यान से देखिएगा, कहता है 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक समूह में बैठे हैं, उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। डी जो है ना, वो ए और ई से लंबा है। तो डी क्या है, तो ए और ई से लंबा है। बढ़िया, आगे चलते हैं। एफ बी और सी से लंबा है। अब एफ जो है वो किससे लंबा है, तो बी और सी से लंबा है। ई एफ से लंबा है। ई किससे लंबा है, तो ई एफ से लंबा है। ए एफ से लंबा है, और ए भी किससे लंबा है, तो ए एफ से लंबा है। तो ई भी ए से लंबा है, और ए भी जो है वो एफ से लंबा है। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सा छोटा हो सकता है। तो देखिए, अगर इसको हम अरेंज करने की कोशिश करें, तो सबसे ऊपर तो डी गया, डी के नीचे ए और ई आएगा, जिसके साथ वाइस वर्सा केस खत्म नहीं कर सकते। ए और ई के नीचे एफ आएगा, और एफ के नीचे बी और सी आएगा, जिसके साथ भी हम वाइस वर्सा केस खत्म नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि सबसे छोटा व्यक्ति या तो बी हो सकता है या तो सी हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर ए को जो है ना, यही परफेक्ट आंसर बनाएंगे कि बी या सी हो सकता है, ठीक है। कौन सा, एक बार फिर से बाबू, विष्णु जी ऑनलाइन है क्या? हाँ बाबू, ऑनलाइन ही है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिएगा। अच्छा देखिए, हम लोग को पता है ना इनइक्वलिटी को बनाना, यानी बउआ का झुनझुना बजाना, हम लोग बहुत आसानी से इनइक्वलिटी को कर सकते हैं। बस उसका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से आना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले देखो एन को किससे मुलाकात करनी है, तो सर एन को बी से मिलना है। अच्छा बताओ, एन को बी से मिलवाने के लिए पहले एन को ओ से मिलवाना होगा, ठीक है। जब एन को हम ओ से मिलवाने जा रहे होंगे, तो ओ लेके आएगा सी के पास और सी लेके आएगा बी के पास, ये ओ है। तो देख लो, एन के पास मुंह बंद था और यहां एन के पास मुंह खुला था, यानी ये गलत हो गया। आप चाहो ना तो इसको अरेंज करके लिख सकते हो। देख लो, एन लेसर है ओ से, ओ इक्वल है सी से, और सी ग्रेटर है बी से, है ना। यहां चाइना वॉल बन गया क्या, यानी पहला गलत हो गया। अच्छा, सी को किससे मिलवाना है, एम से। तो देखिए, तो सी को एम तक ले जाने के लिए पहले सी को लेके आना पड़ेगा ओ के पास, अब ओ लेके जाएगा एन, और एन से एम के पास, यानी ओ के तरफ मुंह खुला है, यानी सी के तरफ मुंह खुला है, तो 2 नंबर सही हो गया। आप इसको अरेंज कर सकते हो, देख लो।
सी इक्वल है किससे, ओ से, और ओ ग्रेटर है किससे बाबू, एन से, और एन ग्रेटर इक्वल है किससे, तो एम से। तो सी से एम तक का अगर सफर तय करे तो इक्वल टू ग्रेटर देन, और ग्रेटर इक्वल में ग्रेटर देन स्ट्रांग होगा, यानी सी को ग्रेटर होना होगा एम से। यह वाली बात हमारी सही होगी। यहां भी सी ग्रेटर है एम से, यानी ये वाली बात हमारी सही हो गई। तो 1 नंबर तो गलत हो गए, लेकिन 2 नंबर सही हो गए, और जो 2 नंबर सही हो गए वो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को बनाएंगे। आपसे अगर गलती हो जाती है तो कॉन्सेप्ट को पक्का कीजिए, बिल्कुल गलती नहीं होगी। चलिए देखिए, कहता है रवीश कुमार दक्षिण की ओर मुख करके दौड़ना शुरू किया। डायरेक्शन का प्रश्न है। आरंभ बिंदु के सापेक्ष रवीश कुमार की वर्तमान स्थिति क्या है, यानी कि दिशा और दूरी दोनों चाहिए। तो पहले देख लो, पहले उसने साउथ से दौड़ना शुरू किया। कहां से, साउथ से, और दक्षिण की ओर मुख करके दौड़ना शुरू करता है, और वो 20 मीटर दौड़ता है। ठीक है, फिर वो बाएं मुड़ता है। तो साउथ से बायां मुड़ने का मतलब है कि वो ईस्ट में जाएगा, और ईस्ट में वो 30 मीटर की दूरी तय करेगा। कहता है फिर से बाएं मुड़ता है, तो ईस्ट से बायां मुड़ने का मतलब है कि वो नॉर्थ में जाएगा और 70 मीटर की दूरी तय करेगा। अंत में वो पुनः बायां मुड़ता है, तो नॉर्थ से बायां मुड़ने का मतलब वेस्ट में जाएगा, और कितना मूव करेगा, 30 मीटर चलता है। अपोजिट डायरेक्शन को हमेशा काट दिया करो। तो ईस्ट 30 से वेस्ट 30 कट गए, साउथ और नॉर्थ भी अपोजिट है, तो 20 से इसका 20 कट गया, यानी कि 50 किलोमीटर नॉर्थ बच गए। और ये जो 50 किलोमीटर नॉर्थ बच गए वो उसके आरंभ बिंदु से बच गए। तो 50 मीटर नॉर्थ किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को इत्मीनान से कर देंगे। फिगर बनाने की ऐसे वाले क्वेश्चंस में आपको कोई जरूरत नहीं है, आप इजीली इस क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हो। देखिए, कहता है कि सर हमने एक स्टेटमेंट दिया है, और यहां एक नहीं, एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और इस 2 स्टेटमेंट की मदद से आपको ये 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको बताना है कि दोनों निष्कर्ष में कौन सा निष्कर्ष जो है वो सही है। तो ध्यान से देखिएगा, आर पी की मां नहीं है, यानी पहले कथन के अनुसार आर जो है ना बाबू वो मां नहीं है, किसकी, पी की। पी एस की पुत्री है। दूसरा कथन कहता है कि पी जो है ना सर वो पुत्री है, यानी महिला है। किसकी पुत्री है, तो एस की। और एस की 3 पुत्रियां हैं। तो पी एस की पुत्री हैं, और पी के लिए यानी पी एस की कितनी पुत्रियां हैं, और एस की 3 पुत्रियां हैं। तो चलो भैया, एस की कितनी पुत्री हो गई, 3 पुत्री। तो देखिए पी के ऊपर कौन है, आर, यानी आर और एस मैरिड कपल है। जब आर फीमेल नहीं है तो आर मेल होगा, क्योंकि आर मां नहीं है, तो फिर एस को मां होना पड़ेगा। अब कहता है आर पी आर की बहन है, तो पी तो आर की पुत्री हो गई, यानी ऑप्शन नंबर 1 कटा। एस पी की माता है, तो एस सही में पी की माता है, यानी दूसरा नंबर सही हुआ। तो आंसर किसको लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी ही इसके लिए सबसे सुटेबल और सबसे परफेक्ट आंसर बनने जा रहा है। तो देखिए फिर से मैं बतला दूं, इस टाइप के प्रश्न जो हैं डाटा सफिशिएंसी के प्रश्न आया करते थे पहले, लेकिन अब उसी प्रश्न को वो किसमें कर रखा है, तो डाटा सफिशिएंसी को हटाकर स्टेटमेंट और कंक्लूजन के रूप में ले आया है। तो बच्चों को अक्सर ये प्रश्न जब नए दिखते हैं तो उनसे गलतियां हो जाती हैं। तो ऐसे प्रश्नों में थोड़ी सी सावधानी बरता करो। अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतोगे, माइंड को अलर्ट मोड में रखोगे, तो आपसे गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि एक गलती आपको बहुत नुकसान पहुंचाता है। देखिए 7 सहेलियां हैं, गरिमा, पाखी, पारुल, शिखा, रूबी, अना और सौम्या एक बेंच पर उत्तर की ओर मुख करके बैठी हैं। अच्छा बताइए, सोचने वाली बात है, अगर 7 सहेलियों को कहें और उत्तर की ओर जब फेस कर कर बैठे हैं, इसका मतलब मेरा राइट उसका राइट और मेरा लेफ्ट उसका लेफ्ट बन जाएगा, क्योंकि फेस कहां है, तो उत्तर दिशा में है। आगे चलते हैं, फिर देखिए क्या कहता है। कहता है शिखा उस सहेली के ठीक बगल में बैठी है जो किसी एक सिरे पर बैठी है। तो अब शिखा के 2 पोजीशन, मान लो यह सहेली सिरे पर बैठी है, तो इसके ठीक बगल में कौन बैठी है, तो शिखा बैठी है।
या ऐसा भी हो सकता है कि कोई सहेली जो है वो इस छोर पर बैठी हो और इसके जस्ट बगल में कौन बैठी हो, तो शिखा बैठी हो। यानी अभी तक कितने केस एक्टिव हैं, तो अभी तक 2 केस एक्टिव है, क्योंकि प्रश्न में ऐसा कहा गया कि शिखा उस सहेली के ठीक बगल में बैठी है जो किसी एक सिरे पर बैठी है। अब शिखा की सहेली अगर लेफ्ट सिरे पे रही तो शिखा दूसरी होगी लेफ्ट से, और शिखा की सहेली अगर राइट सिरे पे हुई तो शिखा दूसरी होगी राइट से। आगे चलिए, फिर देखिए क्या कहता है। अना और रूबी के बीच में केवल 3 सहेलियां बैठी है, तो बताइए जब 6-7 सहेलियों को बैठना है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तो ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां। अब नीचे वाले लाइन में देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां, यानी दोनों व्यवस्थाएं साथ चलेगी। जैसा कि उसने कहा अना और रूबी के बीच 3 लोग हैं, तो कोई अना है और कोई रूबी बैठी हुई है और इन दोनों के बीच में 3 सहेलियां हैं, तो अना लेफ्ट में होगी कि रूबी लेफ्ट में होगी हम कह नहीं सकते हैं 100%। इसका मतलब है कि इसके साथ वाइस वर्सा केस जाएगा। अब कहता है रूबी बेंच के किसी एक सिरे पर बैठी। अब देख लो, रूबी अगर लेफ्ट सिरे पर बैठ गई तो 1 2 3 छोड़कर यहां अना को बैठना पड़ेगा, और यदि रूबी राइट सिरे पर बैठ गई तो 1 2 3 छोड़कर यहां अना को बैठना पड़ेगा। यानी अभी भी दोनों व्यवस्थाएं आपकी साथ साथ चल रही है। अब देखो क्या कहता है, रूबी पाखी के ठीक बगल में बैठी है, तो रूबी को कहता है कि पाखी के ठीक बगल में बैठी है। संभव है जी, शिखा उस सहेली के ठीक बगल में बैठी है जो किसी एक सिरे पर है। अना और रूबी के बीच में केवल 3 सहेलियां, ठीक है। रूबी बेंच के किसी एक सिरे पर, तो रूबी यहां भी या रूबी वहां भी। अब कहता है रूबी पाखी के बगल में है, तो देख लो बाबू कितना अच्छा क्वेश्चन है। रूबी जब पाखी के बगल में बैठी हुई है, इसका मतलब है कि अब रूबी को हम ऊपर वाले लाइन में इस सिरे पे नहीं रख सकते, तो ऊपर वाले लाइन में रूबी को इस सिरे पे रखना होगा और 1 2 3 छोड़कर यहां अना को रखना होगा, और नीचे वाले लाइन में रूबी को यहां रखना होगा और 1 2 3 छोड़कर यहां अना को रखना होगा। अब देखो क्या कहता है, रूबी पाखी के बगल में बैठी है, तो रूबी किसके बगल में बैठी है, तो मेरे भाई पाखी के बगल में बैठी है। यानी रूबी जो है वो पाखी के बगल में बैठी है। अभी भी दोनों के दोनों अरेंजमेंट बचे हुए हैं, कोई भी कटने को तैयार नहीं हो रहा है। अब देखो, पारुल सौम्या और पाखी दोनों के बगल में है, तो पारुल ऐसी लड़की है जो सौम्या और पाखी दोनों के बगल में है, तो पाखी यहां है तो एक गैप करके यहां सौम्या रख नहीं सकते। यानी अब ऊपर वाला लाइन कट गया और नीचे वाला लाइन बच गया। यानी पारुल सौम्या और पाखी दोनों के बगल में बैठे हैं, तो यहां सौम्या को बैठाना पड़ेगा और बीच में किसको, तो पारुल को बैठाना पड़ेगा। यानी लास्ट वाले लाइन पे पता चला कि नीचे वाला अरेंजमेंट सही है और ऊपर वाला अरेंजमेंट जो है वो गलत है। अब कहता है बेंच के मध्य में कौन बैठा है, तो रूबी पारुल 3 इधर हो गए और 1 2 3 इधर हो गए, यानी सौम्या जो है यही बीच में बैठी है। सौम्या किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की भी अगर आप बात करोगे सिटिंग अरेंजमेंट में, तो 2018 के पहले आप किसी भी प्रीवियस पेपर को, चाहे वो किसी के भी एग्जामिनेशन हो, आप खोज लो, 2018 के पहले आपको इस टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट नहीं मिलने वाला है जहां 2-2 व्यवस्थाएं एक साथ रन कर रही हैं और दोनों व्यवस्था अंतिम तक चली जा रही हैं। गरिमा कहाँ गई सर, यहां बाबू शिखा के बगल में है ना एक सीट खाली, तो यहां आप गरिमा को रख लो ना, तो लो यहां गरिमा आ गई, ठीक है। तो गरिमा कॉर्नर पे चली गई। तो देख ले, इस टाइप के जो सेटिंग है ना 2018 से पहले है ही नहीं, कहीं नहीं। चाहे आप रेलवे में ढूंढो, चाहे एसएससी में ढूंढो, चाहे बैंक में ढूंढो, इस टाइप के सेटिंग जिसमें दोनों फॉर्मेट आपको लेकर जाने चाहिए 2018 के एग्जामिनेशन से पहले है ही नहीं। पहली बार रेलवे में ही एक्सपेरिमेंट किया गया ऐसे क्वेश्चनों में, और बच्चे ऐसे क्वेश्चनों में फंसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन देखे, देखिए एक कक्षा में 4 विद्यार्थी का स्थान राहुल और सृजा के बीच है। सृजा का स्थान ऊपर से 14 है और राहुल का स्थान नीचे से 7 है। अब पूछ रहा है कि भैया कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए
यहाँ टॉप से 14, बॉटम से 7 और बिटवीन है 4। तो जब भी बिटवीन छोटा हो जाए ना राइट और लेफ्ट से, समझ लेना दो आंसर आएंगे। एक बार तीनों को जोड़ दो, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। एक बार राइट लेफ्ट को जोड़कर और बिटवीन में 2 जोड़ करके माइनस कर दो तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो देखिए, तो पहले मैक्सिमम वैल्यू चेक करते हैं। तो 14 और 7 कितने हो गए? तो 21, 21 और 4 कितने हो गए? तो 25। अब सारा 20 के रेंज में दिया है, यानी ये ओवरलैपिंग वाली व्यवस्था नहीं किया है, तो आंसर इसके 25 हो गए। तो याद क्या रखोगे? ध्यान से समझोगे, याद क्या रखना है। बिटवीन कितना? 4। सृजा का स्थान शीर्ष से 14 और बॉटम से 7। तो जो दोनों स्थान दिया हुआ है, अगर दोनों स्थान से बिटवीन छोटा है तो दो आंसर आएंगे, एक मैक्सिमम वैल्यू आएगा, एक मिनिमम वैल्यू आएगा। मैक्सिमम वैल्यू में तीनों को जोड़ देना और मिनिमम वैल्यू में दायां बायां को जोड़कर बिटवीन में 2 जोड़कर घटा देना। तो पहले हमने मैक्स वैल्यू चेक किया, उसी से हमें मिल गया 25, तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। देख लो ध्यान से। हाँ, बच्चों की एक पंक्ति है, कितने बच्चे हैं नहीं मालूम, लेकिन ऊपर से अगर हम बात करें तो 14 नंबर स्थान पे कौन आएगी? तो सृजा आएगी। और फिर कहता है कि राहुल सर नीचे से 7वां होगा, तो 7वें नंबर प्लेस पे नीचे से कौन हो गया बाबू? तो राहुल हो गया। और जैसा कि प्रश्न में कहा गया था कि सृजा और राहुल के बीच में 4 लोगों को रहना है, तो राहुल और सृजा के बीच में 1 2 3 4 लोग हो गए। तो टोटल लोग कितने हुए? तो सृजा तक आते आते 14, अब राहुल तक आते आते 7 और बीच में हो गए 4। तो 14 7 21 और 21 4 कितने हो गए भैया? तो 25 हो गए। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप इत्मीनान से कर सकते हो। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, यही आपके लिए सबसे बेस्ट और परफेक्ट आंसर है। ध्यान से देखिएगा, क्या है हमारे पास? कंप्यूटर है, ठीक है, और कंप्यूटर को क्या लिखता है? RETUPMOC। थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपके पास है तो आप देखोगे बस रिवर्स कर दिया है। बस क्या कर दिया? सिस्टम को रिवर्स कर दिया। अब कहता है सर इंटरनेट को कैसे लिखोगे? इंटरनेट को कैसे लिखोगे? बस रिवर्स कर दो तो क्या लिखोगे? TENRETNI लिखोगे। TENRE नहीं है, TEN नहीं है, TENREINT चाहिए ना, आई चाहिए। देख लो यहां पे दोनों में आर दे रखा है। TENR, TENR, यहां बाबू आई कर लो, यहां गलती से टी छप गया है, ठीक है। आप इसको क्या कर लो? तो आई कर लो और आंसर आपके क्या हो जाएंगे? तो बी नंबर आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल नहीं, देख लो, TEN, उसके बाद आर चाहिए। यहां क्या दे रखा है? तो ई दे रखा है, यानी पहला जो हिस्सा है वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखोगे, ध्यान से देखिएगा। रेखा पूरब की ओर मुख करके खड़ी है, पूछ क्या रहा है? अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो हम लोग जानते हैं कि डायरेक्शन में उठने वाले प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। फिर से चेक कर दें, चलिए आप कहते हैं तो हम फिर से चेक कर देते हैं। COMPUTER, 1 2 3 4 5 6 7 8। RETPUMOC, देख लो तो 8 7 6 4 5 3 2 1। तो अब किसका चाहिए? INTERNET,
क्या लिखेंगे? TENRE, उसके बाद TNI। देख लो, 8 7 6 4 5 3 2 1, यही है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 7 6 5 4 3 2 1। अब इससे ज्यादा मैं इसको चेक नहीं कर सकता। ठीक है, दिख गया? नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए पूछ रहा है अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो ध्यान से समझोगे। रेखा पूरब की ओर मुख करके खड़ी थी। सबसे पहले वो 90 डिग्री दाएं मुड़ी यानी दक्षिण में आ गई, और फिर एंटी क्लॉक 45 डिग्री मुड़ी यानी दक्षिण पूरब में चली गई। अब वो दक्षिणावर्त 90 डिग्री मुड़ी यानी वो दक्षिण पश्चिम में आ गई, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर हो गया। ध्यान से देख लो, रेखा कहां देख रही थी जी? तो पूरब की ओर देख रही थी सर। और पूरब की ओर देखते देखते सबसे पहले रेखा दाईं ओर मुड़ी कितना? तो 90 डिग्री मुड़ी सर, यानी साउथ में आ गई। अब फिर रेखा यहां से क्या करती है कि एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री मुड़ती है, तो साउथ ईस्ट में आ गई। अब यहां से रेखा क्या करती है कि क्लॉकवाइज 90 डिग्री मुड़ती है, यानी अब रेखा साउथ वेस्ट में आ चुकी है। तो हमारा आंसर भी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, जो साउथ वेस्ट में है। नेहा कुमारी, गुड इवनिंग बाबू। देखिए ध्यान से समझिएगा, कहता है कि फूलों की दुकान के सापेक्ष में उसका घर किस दिशा में है। तो चला था रोहन अपने घर से और पहुंचा था फूल की दुकान पे, और अब फूल की दुकान से उसको घर वापस लौटाना है, यानी हमें उल्टा काम करना है। तो देखो, तो रोहन अपने घर से पहले ईस्ट में चलना शुरू किया, और ईस्ट में चलकर वो 5 मीटर चलता है। इसके बाद बायां मुड़ा तो उत्तर में गया, और 15 मीटर चलने के बाद वो दाएं मुड़ा यानी पूरब में आया, 5 मीटर चला। अब कहता है कि फूल की दुकान पे पहुंच गया। तो फूल घर से फूल का दुकान जब नॉर्थ ईस्ट में है, तो फूल की दुकान से घर वापस जब जाना है तो बदलना पड़ेगा। तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, यानी साउथ वेस्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है। चलो आप फिगर से भी बना सकते हो। पूरब की ओर चलना शुरू किया और हमने 5 मीटर की दूरी तय करी। इसके बाद मैं बाईं ओर मुड़ गया और मैं यहां से 15 किलोमीटर चला, और फिर यहां से मैं दाईं ओर मुड़ गया और मैं 5 किलोमीटर चला। तो ये हमारा घर था और ये फूल का दुकान था। ठीक है, अब कहता है कि फूल के दुकान के सापेक्ष में घर किस दिशा में है। तो फूल के दुकान से अगर इस सामने आएंगे तो साउथ होगा, और फूल के दुकान से इस सामने जाएंगे तो वेस्ट होगा। लेकिन घर आने के लिए उसको डायगोनल आना पड़ेगा, यानी साउथ और वेस्ट के बीच में आना पड़ेगा। तो आंसर हमारा साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो आप इससे बना सकते हो, इससे कभी भी गलतियां नहीं होती हैं। चाहे आप कुछ भी कर लो, आप इससे गलती नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट वन चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, विभाग अध्यक्ष द्वारा एक जूनियर को कहा गया। तो कोई विभाग अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने जूनियर को डांट लगाया, और डांट लगाकर कहा कि भैया अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो हम अपने यहां से तुमको काम से क्या करेंगे, निकाल देंगे। अब कहता है कि धारणा लीजिए, यानी अज्यूम कीजिए। तो बताइए, अगर ये स्टेटमेंट हम सुनेंगे, ये स्टेटमेंट हम सुनेंगे कि सर विभाग अध्यक्ष ने कहा है कि भैया अगर आप ठीक से काम नहीं करोगे, कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो हम आपको निकाल देंगे, तो हम क्या अज्यूम करेंगे? विभाग अध्यक्ष द्वारा दी गई चेतावनी के परिणाम स्वरूप जूनियर कड़ी मेहनत कर सकता है। हम बिल्कुल अज्यूम ये करेंगे क्योंकि ये सकारात्मक विचारधारा है। ठीक है, कोई भी जूनियर वर्तमान में कड़ी मेहनत नहीं कर रहा है। क्या इस स्टेटमेंट में किसको कहा गया? तुम कहा गया,
आप लोग नहीं कहा गया, तुम लोग नहीं कहा गया, यानी यहां पार्टिकुलर किसी एक पर्सन की बात हो रही है, यानी विभाग अध्यक्ष के द्वारा किसी एक पर्सन को डांटा गया है। और यहां होल की बात कर रहा है कि कोई भी जूनियर वर्तमान में सही कड़ी मेहनत नहीं कर रहा है। तो जब स्टेटमेंट में एक व्यक्ति को डांट पड़ी है तो हमारा अजम्पशन भी उसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमेगा, ना कि उस पूरे समाज के इर्द गिर्द घूमेगा। तो 2 नंबर हमारा ऑप्शन जो है ये कैंसिल हो गया। तो आंसर किसको लगाएंगे, तो एक को लगाएंगे। और देख लो केवल एक किस में दे रखा है, तो केवल एक बाबू ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन सी इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे बेस्ट आंसर समझे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन देखोगे। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस की बात करें तो प्रत्येक दूसरे से तीसरे सेट में एक क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किए गए। हाँ बिल्कुल, प्रत्येक दूसरे सेट से तीसरे सेट आते आते एक क्वेश्चन ऐसा दिया ही गया है। और 2018 से 2022 तक ऐसे क्वेश्चंस की संख्या अगर कहो तो कम से कम 70-80 क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो इस पैटर्न पे फोकस किए गए हैं। यानी कहीं ना कहीं मेरे भाई बंधु अब एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस की बहुलकता बढ़ती जा रही है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जब 70 से 80 हैं, पूरे एग्जामिनेशन को मिला दिया जाए तो इसका मतलब है कि इसकी संख्या बढ़ेगी और नेक्स्ट एग्जामिनेशन में भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं तो ये है क्या, तो पहले जो हम लोग सिंपल रैंकिंग पढ़ा करते थे ना, हाइट वेट लेंथ फास्ट एंड स्लो अरेंजमेंट, उसी का ये अपग्रेड वर्जन है। ठीक है, थोड़ा सा बस अपग्रेड किया गया है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है बंधु। ध्यान से देखोगे कितने बक्से हैं, तो 6 बक्से हैं, एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं। उन बक्सों के नाम क्या हैं, तो MN OP Q और R उन बक्सों के नाम हैं। तो सबसे पहला काम कर लो कि 1 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 5 और 5 के ऊपर 6। लीजिए 1 के ऊपर 1 करके 6 बक्से चले गए। प्रिंस कुमार सर बोर्ड, बिल्कुल आपके ये बोर्ड PDF जो है ना वो बस अभी ही सेंड हो जाएंगे, तो इसके लिए आप टेंशन फ्री रहो। अब देखिए क्या कहता है, बॉक्स N और बॉक्स R के बीच में केवल एक बक्सा। तो जहां भी बॉक्स N होगा और जहां भी बॉक्स R होगा, इसके बीच में हम लोग एक बॉक्स को जगह देंगे। लेकिन इससे हम यह स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि N को ऊपर रखना है कि N को नीचे रखना है, यानी N और R के साथ वाइस वर्सा केस रन करेगा। अब थोड़ा सा अच्छे से देखो तो इसके लिए अभी बहुत सारे प्लेस खाली हैं, तो ये अनफिक्स क्लू है, आप इसको छोड़ दीजिए, आगे चल दीजिए। फिर देखिए क्या कहता है, बॉक्स Q बॉक्स N के ठीक नीचे है। अब बताओ बॉक्स N के ठीक नीचे कौन रखा गया है, तो बॉक्स N के ठीक नीचे Q रखा गया है। अभी तक N की पोजीशन क्लियर नहीं हो पाएगी कि N ऊपर है या R ऊपर है, आप रुको नहीं, आगे चल दो। फिर देखिए क्या कहता है, बॉक्स Q और बॉक्स M के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। तो M और Q बॉक्स के बीच में जब केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, फिर से क्लियरिफाई नहीं कर सकते हैं हम लोग कि किसको ऊपर और किसको नीचे रखा गया है। कहता है बॉक्स P के ऊपर कोई बॉक्स नहीं रखा गया है, इसका मतलब छठा नंबर बॉक्स जो है वो P है। फिर देख लो क्या कहता है, बॉक्स R नीचे से तीसरा है। तो नीचे से पहला, दूसरा और तीसरा कौन हो गया मेरे भाई, तो बॉक्स R हो गया। अब याद है बॉक्स R और N के बीच में जब एक बॉक्स को हम रखेंगे तो अब हम N को 1 नंबर पे नहीं रख सकते क्योंकि N के नीचे Q चाहिए। तो अब N को हम 5 नंबर पे रख सकते हैं और 4 नंबर पे हम Q को रख सकते हैं। M और Q के बीच में 2 बॉक्स थे, तो 3 और 2 को छोड़कर M को हमने सबसे नीचे रखा। अभी भी एक बॉक्स बचे हुए हैं, वो बॉक्स कौन सा है, तो देख लो M खत्म, N खत्म, O बचे हुए हैं, यानी नीचे से दूसरा बॉक्स O है। अरेंजमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब देख लो पूछ क्या रहा है, कौन सा बॉक्स ऊपर से तीसरा है, तो ऊपर से पहला बॉक्स P, दूसरा बॉक्स N और तीसरा बॉक्स हम Q को मानेंगे। और Q हमारा ऑप्शन नंबर D में स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो आंसर भी हम लोग ऑप्शन नंबर D को कर लेंगे। आगे चलें, चलिए ध्यान से समझिएगा। एक जूनियर
एक जूस कॉर्नर से निकलकर आदित्य एटीएम की तलाश में उत्तर दिशा में जाता है। डायरेक्शन के प्रश्न है। अब देख लो प्रश्न क्या पूछे जा रहे हैं। पूछ रहा है उसके आरंभ बिंदु से एटीएम मशीन की न्यूनतम कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। इसका मतलब इस प्रकार के प्रश्न में हमें डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों चाहिए ही चाहिए। तो चलो देख लो, कहां से निकला था तो जूस कॉर्नर से, जाना कहां था तो एटीएम मशीन जाना था। सबसे पहले वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करता है और 20 मीटर का सफर तय करता है। नॉर्थ से दायां मुड़ने का मतलब है कि वो ईस्ट में आएगा और फिर से वो 18 मीटर जाएगा। उसके बाद पुनः दायां मुड़ेगा यानी साउथ में आएगा और फिर से वो 20 मीटर ही चलेगा और फिर से अंत में वो बायां मुड़ेगा। तो साउथ से बायां मुड़ने का मतलब ईस्ट में आएगा 12 किलोमीटर और एटीएम तक चलकर पहुंच जाएगा। अब ध्यान से देखने वाली बात है कि नॉर्थ और साउथ अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण कट गए, यानी ईस्ट में 18 और 12 30 किलोमीटर बच गया। तो ये 30 किलोमीटर ईस्ट में जो बचा वो जूस कॉर्नर से एटीएम की मशीन में बची, लेकिन उसको आरंभ बिंदु से ही पूछ रहा है, यानी एटीएम मशीन तक जाने में पूछ रहा है। तो हम लोग 30 किलोमीटर ईस्ट लगाएंगे और 30 किलोमीटर ईस्ट जो है ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टता हमें दिख रहा है। तो देख लो ये कितने काम की चीज है। अभी जो आम बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, तो कहेंगे सर जूस कॉर्नर से निकला और उत्तर दिशा में 20 मीटर चला, इस तरह से बनाएंगे। और फिर दाईं ओर मुड़ करके और वो फिर से 18 मीटर चला, तो बिल्कुल वो लाइन खींचेंगे 18 मीटर की। फिर वो पुनः दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, तो फिर से वो लाइन खींचेंगे 20 मीटर की। और फिर यहां से अपने बाईं ओर मुड़ करके 12 किलोमीटर चला और एटीएम मशीन ढूंढने में सक्सेस हो गया। तो ये जूस का कॉर्नर यानी आरंभिक बिंदु है। अब पूछे गए प्रश्न में वो आएगा कि उसके आरंभ बिंदु से एटीएम मशीन न्यूनतम कितने डिस्टेंस पे है, तो वो कहेगा कि यहां से यहां आने में 18 लगेंगे और यहां से यहां आने में 12 लगेंगे, यानी कि हमें ईस्ट की ओर मूव करते हुए 30 मीटर का सफर तय करना होगा। तो इतना पापड़ बेलने से अच्छा है कि आप इत्मीनान से इतने छोटे काम में कर लीजिए। जोन अपने कंफर्टेबल जोन के अनुसार चुनिए, ठीक है, वहां पे आपके लिए बहुत सहूलियत होगी। तो अपने कंफर्टेबल जोन के अनुसार चुनिए। और आप YouTube पे देखिएगा, नवीन सर की वीडियो पड़ी हुई है जोन से रिलेटेड, ठीक है। तो आप उस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा 2 बार, आपको आइडियाज लग जाएंगे कि आप अपने अनुसार आप कौन सा बोर्ड का सिलेक्शन और किस जोन का सिलेक्शन आप कर सकते हो। तो सर की वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, सारे माजरे जो है ना वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए बाबू क्या कहता है, निम्नलिखित आरेख में से किसके द्वारा पुरुष पति और मॉडल के बीच के संबंध को दर्शाया जाता है। तो भाई साहब सबसे पहले तो ये पति आएगा और जो भी पति होगा वो सारे के सारे पति क्या होंगे, तो पुरुष होंगे। ऐसा होगा क्या कि कुछ पति पुरुष नहीं होगा, यानी जो भी हस्बैंड होगा वो सारा का सारा मेल मेंबर होगा, तो सारे पति पुरुष हो गए। अब बात कर रहा है मॉडल की, बात किसकी कर रहा है, तो मॉडल की। तो ये तो तय है ना कि सिर्फ मॉडल पुरुष ही नहीं होंगे, मॉडल महिलाएं भी होंगी। तो हम मॉडल को यहां से काटेंगे, यानी कुछ हस्बैंड ऐसे होंगे जो मॉडल होंगे और कुछ हस्बैंड ऐसे होंगे जो मॉडल नहीं भी होंगे। तो इस तरह का वेन हमें किसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमें इस तरह का वेन स्पष्टता दिख रहा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को बनाएंगे, जो हमारे लिए सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होने वाला है। अच्छा देखिए, ट्रायंगल काउंटिंग की बात करें तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ट्रायंगल काउंटिंग विशेषकर भारी नहीं होते हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर काउंटिंग करने में हमसे थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं। तो उन बच्चों से गलतियां बिल्कुल नहीं होती है ट्रायंगल काउंट करने में जो बच्चे कंटिन्यू ट्रायंगल काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आज एक ट्रायंगल काउंट किया, फिर 2-4 दिन के बाद एक काउंट किया, तो ऐसे करोगे ना तो हमेशा ट्रायंगल काउंटिंग में कुछ ना कुछ आपके हिडन फिगर छूट जाएंगे। ट्रायंगल काउंट करने का सबसे सटीक और सबसे अच्छा तरीका है कि एक बार आधा घंटा के लिए 20 मिनट के लिए बैठो और 20 मिनट में 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, फिर वही धीरे धीरे 20 मिनट में 40 क्वेश्चन, वही धीरे धीरे 20 मिनट
मिनट में 50 क्वेश्चन, वैसे ही वो बढ़ता जाएगा। तो ट्रायंगल काउंटिंग हमेशा ग्रुपिंग में किया करो, यानी एक साथ 10 फिगर, 20 फिगर, 50 फिगर कर लिए, फिर कुछ दिन तक उसको रेस्ट जोन में डाल दिए, फिर अगले सप्ताह 10-20 फिगर कर लिए। अगर इस तरह से ट्रायंगल काउंटिंग की प्रैक्टिस करी जाए तो एक एक हिडन फिगर जो है ना वो स्पष्ट रूप से आपको निखर करके सामने दिखने लगेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ ट्रायंगल को काउंट करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितने ट्रायंगल है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था कि ट्रायंगल काउंटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो यह होता है कि किसको काउंट करना है पहले और किसको काउंट करना है बाद में। जिस समय आप यह सीख जाते हो कि किसको पहले काउंट करे किसको बाद में काउंट करे, आपके लिए काउंटिंग फिगर आसान हो जाती है। दूसरी चीज याद रखोगे, किसको ग्रुप में काउंट करना है और किसको अकेले अकेले काउंट करना है। अगर आप ये सीख जाते हो तो आपकी आधी मेहनत भी आसान हो गई। तो जैसे देख लो, इसको अगर हम काउंट करने की कोशिश करेंगे तो हम सबसे पहले इस वाले हिस्से को ही काउंट करना पसंद करेंगे, क्योंकि इसको ग्रुप में काउंट किया जा सकता है। कैसे? तो देखो 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 यानी 3 2 5, 5 1 कितने हो गए? तो 6 हो गए। यानी इतने हिस्से में हमें 6 ट्रायंगल मिल गए। अब ध्यान से देखो, तो अगर इस छोटे वाले को हम देखें तो ये 7 नंबर का ट्रायंगल मिलेगा, इस छोटे वाले को देखें तो ये 8 नंबर का ट्रायंगल मिलेगा, इसी तरह से इस छोटे वाले को देखें तो ये 9 नंबर का ट्रायंगल मिलेगा, और इस छोटे वाले को देखें तो ये 10 नंबर का ट्रायंगल मिलेगा। बोलो। अब इसके बाद इस छोटे वाले को देखें तो ये 11 नंबर का ट्रायंगल मिलेगा। यानी अभी तक आपने 11 नंबर का ट्रायंगल देख रखा है। अब देख लो 11 के बाद देखना, अगर हम इस दोनों को एक साथ काउंट करते हैं तो मुझे 12 नंबर का ट्रायंगल मिलेगा, और इस दोनों को अगर एक साथ काउंट करते हैं तो हमें 13 नंबर का ट्रायंगल मिलेगा। इसी तरह से अगर इस दोनों को एक साथ काउंट करें तो 14 नंबर का ट्रायंगल मिलेगा, और इस दोनों को एक साथ काउंट करें तो 15 नंबर का ट्रायंगल मिलेगा। 15 के बाद फिर से ध्यान दोगे, यहां अगर हम इस वाले को यहां से काउंट करें तो ये 16 नंबर का ट्रायंगल मिलेगा, और इस बड़े वाले को काउंट करें तो ये 17 नंबर का ट्रायंगल मिलेगा। लेकिन इस क्रम में आपने अभी तक इस वाले को काउंट नहीं किया है, तो ये एक ट्रायंगल और बढ़ गए, यानी इसमें टोटल आपको 18 ट्रायंगल मिलने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल जो है वो 18 है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने दे रखे हैं? तो 18 दे रखे हैं। ध्यान से देखोगे। अच्छा बताओ, ठीक है, मैं ये वाली फिगर बना रहा हूं, ठीक है, और मैं चाहता हूं जल्दी से बतला दो कि इसमें कितने ट्रायंगल दिए गए हैं। जल्दी से काउंट करके बतला दो कि इसमें कितने ट्रायंगल जो है ना वो दिए गए हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल, कितने ट्रायंगल आप यहां काउंट कर सकते हो, बस जल्दी से बता दो। बत्तीस। विष्णु जी बड़ा फास्ट गिन लिए 32। एक ही लोग का जवाब आएगा जी, सिर्फ 32। शिवांगी का 20 आया नहीं बाबू, 20 से तो बहुत ऊपर चला जाएगा रे। 2 जवाब आ चुके हैं अभी तक। इतना भारी लगता है जी काउंटिंग फिगर? एकदम बउआ का झुनझुना तो होता है, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा काउंट हो जाएगा। 21 विनय ने कहा सर 21 होगा। 32 20 21। दीपक ने कहा 28 होगा। दीपक ने कहा 28 होगा। चलिए मैं काउंट करता हूं, देख लो। अभी हमने क्या कहा कि जब भी फिगर काउंटिंग की बात आएगी ना तो 2 चीज याद रखना। पहली चीज याद रखना कि किसको पहले काउंट करना है और किसको बाद में काउंट करना है। दूसरी चीज याद रखना किसको ग्रुप में काउंट करना है और किसको सिंगल काउंट करना है। अगर ये 2 चीज सीख गए ना तो फिगर काउंटिंग कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले हम इस वाले फिगर को ही काउंट करना पसंद करेंगे, क्योंकि यहां से हमें 8 ट्रायंगल से मुलाकात हो जाएगी।
तो यहां से कितने ट्रायंगल मिल गए? तो 8 मिल गए। अच्छा 8 के बाद अब देखोगे ध्यान से यहां, अच्छा अगर हम इस वाले हिस्से की बात करते हैं, सिर्फ इस वाले हिस्से की, तो यहां से मुझे कितने ट्रायंगल मिलेंगे? तो 1 2 3 ट्रायंगल मिल जाएंगे। लेकिन अगर फिर हम यहां से बात करें तो यहां से भी तो हमें कितने मिलेंगे? तो 1 मिलेंगे। तो 3 1 4 हो गए। और अगर इस पूरे की बात करें तो यहां से कितने मिल गए? तो 5 मिल गए। तो इधर वाले हिस्से से जब 5 ट्रायंगल मिलने को तैयार है तो इधर वाले हिस्से से भी आपको 5 ही ट्रायंगल मिलेंगे। अब वो 5 ट्रायंगल कहां है? तो देख लो, इस वाले हिस्से से आपको कितने मिल गए? तो 3 मिल गए। अब इस वाले हिस्से से कितने? तो 4 मिल गए। और ये पूरा मिला दोगे तो आपको 5 मिल गए। तो 5 इधर से 5 इधर से, यानी 10 ट्रायंगल आपको फिर से मिल गए। अच्छा फिर से बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 10 के बाद ध्यान से देखना, हमने इस वाले को नहीं देखा, तो ये रहा हमारा 11 नंबर का ट्रायंगल, और इस पूरे को मिला देंगे तो ये रहा हमारा 12 नंबर का ट्रायंगल। इसी तरह 2 ट्रायंगल, 2 के बाद ये कितना? तो 3 ट्रायंगल, और 3 के बाद इस पूरे को मिला दें तो ये रहा 4 नंबर का ट्रायंगल। 4 के बाद ध्यान से देखोगे, यहां से अगर काउंट करें तो ये 5 नंबर का ट्रायंगल, यहां से काउंट करें तो ये 6 नंबर का ट्रायंगल, और इस पूरे को काउंट करें तो ये 7 नंबर का ट्रायंगल। तो 7 ट्रायंगल आपको और मिल गए। अच्छा देख लो, तो इसके मिलने पर क्या कोई और ट्रायंगल है जो विशेष रूप से बन रहा है? तो हाँ सर बन रहा है। तो कहां बन रहा है? तो ध्यान से देखिएगा, अगर इस बड़े वाले को देखें तो 1 नंबर का ट्रायंगल, और इस बड़े वाले को देखें तो 2 नंबर का ट्रायंगल, इस बड़े वाले को देखें तो 3 नंबर का ट्रायंगल। तो जब 3 इधर से मिले तो इधर से भी हमारा ये 1 नंबर का ट्रायंगल, अगर इधर से हम देखें तो ये 2 नंबर का ट्रायंगल, ठीक है। तो अब कितने मिल गए हमें? तो 2 इधर से मिल गए और 2 इधर से मिल गए। एक आपका ये 1 नंबर और ये आपका 2 नंबर, ये तो आप काउंट कर चुके थे, 2 इधर से 2 इधर से, यानी 4 ट्रायंगल और मिल गए। अच्छा देख लो, अभी भी ट्रायंगल रुका नहीं है। देख लो, आपने अभी तक इस वाले को काउंट नहीं किया है, तो ये 1 यहां से हुआ और ये 1 यहां से हुआ, तो 2 ट्रायंगल हुए। अब ये पूरा बड़ा वाला कितना? तो 3 ट्रायंगल, और ये पूरा बड़ा वाला कितना? तो 4 ट्रायंगल। आपने इसको अभी काउंट नहीं किया है, 5 ट्रायंगल। आपने इसको काउंट नहीं किया है, 6 ट्रायंगल, और ये पूरा बड़ा वाले की बात करें तो 7 ट्रायंगल। अब देख लो, ये टोटल ट्रायंगल आपके स्पष्ट रूप से निकल करके बाहर आ चुके हैं कि इसमें सर कितने ट्रायंगल बनने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां 7 7 14, 14 और 4 18, 18 और 10 28, 28 और 8, 28 और 8 कितने हो गए? तो 36 हो गए। ठीक है, यानी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल 36 है। यानी होता क्या है ना कि काउंटिंग करते समय हम लोग हिडन ट्रायंगल को अक्सर भूल जाया करते हैं। जिस दिन आप उस हिडन ट्रायंगल को कवर करने लगोगे, जिस दिन आप उस हिडन ट्रायंगल को पकड़ लोगे, उस दिन आपसे ट्रायंगल काउंटिंग जो है वो कभी भी एरर नहीं होगी। देखो 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्या है हमारे पास? -1.3, -0.8, -0.3 वाट, उसके बाद 0.7, फिर 1.2 है। अच्छा ध्यान से देखो तो 0.7 से 1.2 जाने के लिए 0.5 को प्लस करोगे क्या? और 0.3 से 8 आने के लिए प्लस 0.5 करोगे क्या? अब यहां से फिर यहां आने के लिए प्लस 0.5 करोगे क्या? तो यहां से यहां आने के लिए आपको प्लस 0.5 करने होंगे। अब -3 में है तो आगे जाएगा और ये 0.2 हो जाएगा। और फिर यहां से जब आप 0.5 प्लस करोगे तो 7 हो जाएंगे। यानी ऐसा ऑप्शन किसमें दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी में आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूरे को नहीं जोड़े थे, जोड़ दिए थे रे बच्चा, देख यहां पूरे को जोड़ दिए थे। ठीक है, बड़े वाले को भी जोड़ दिए थे, वहीं से ना हम लोग 7 प्राप्त किए थे। बड़े वाले को जोड़ने पर, अगर बड़े वाले को नहीं जोड़ते ना बाबू तो 6 ही मिलता। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो। देखिए कहता है ई परसेंटेज एफ का मतलब ई यहां एफ का पिता है।
तो परसेंटेज के पहले जो भी शख्स मिलने वाला है उस शख्स को हम पिता कहेंगे। फिर कहता ई एंड एफ का मतलब ई यहां एफ की बहन है, यानी एंड के पहले जो भी सिंबल आएगी वो क्या कहलाएगी, तो बहन कहलाएगी। और ई डॉलर एफ का मतलब है ई यहां एफ की पत्नी है, और डॉलर के पहले जो भी शख्स आएगी वो पत्नी कहलाएगी। इसी तरह से कहता है तो पी डॉलर आर परसेंटेज एस, और एंड क्यू का मतलब क्या होगा, यदि आर को सिर्फ एक ही बेटी है। तो आपको ये सॉल्व तो करना है, लेकिन आपको ये ध्यान देते हुए सॉल्व करना है कि आर को सिर्फ एक ही बेटी है। ये सॉल्व तो करना है, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि आर को सिर्फ कितनी बेटी है, तो एक बेटी है। बेटे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बेटी कितनी होगी आर की, तो सिर्फ एक होगी। चलो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और इसके अनुसार अपने ऑप्शंस तक हम लोग पहुंच जाते हैं। तो देखिए, अगर मैं क्यों हूं तो एंड के पहले एस मेरी बहन होगी, और मेरी बहन के पिताजी। तो जब मेरी बहन के पिताजी हैं, इसका मतलब वो मेरे भी पिताजी हैं। और जैसा कि स्टेटमेंट कहा है कि आर को केवल एक बेटी है, तो ये बेटी सिर्फ एस बनी और हम उसके भाई हो गए। अब कहता है मेरे पिताजी की पत्नी, तो मेरे पिताजी की जो पत्नी होगी वो तो मेरी मम्मी होगी। इसका मतलब हम मम्मी के बेटा हो जाएंगे और एस मम्मी की बेटी हो जाएगी। अब देख लो क्या कहता है, पी यहां क्यू के पिता हैं, तो P यहां Q के पिता नहीं है, P यहां Q के माता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 खत्म। Q यहां P की बेटी है, तो Q यहां P की बेटी नहीं है, क्योंकि R को जब एक ही बेटी थी तो वो एक बेटी S हो चुकी थी और Q बेटा हो चुका था, यानी C नंबर ऑप्शन भी खत्म। Q यहां P की बहन है, तो देखिए Q यहां P की बहन नहीं हो सकती, क्योंकि Q जो है वो लड़का है। Q यहां P का पुत्र है, तो Q सही में P का पुत्र हो सकता है, क्योंकि P को Q क्या कह रही है, तो माता कह रही है। तो ऑप्शन नंबर डी। अब देख लो 2018 के पहले, फिर से मैं बात करूं तो 2018 के पहले जब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे और ये इक्वेशन डाला जाता था, तो यहाँ पे जो आंसर होते थे डायरेक्ट मिल जाते थे। हम लोग यहाँ पढ़ते थे, आंसर मिल गया। लेकिन अब 2018 के बाद उसने क्या किया कि 4 जो ऑप्शन सेट कर गए हैं वो ऑप्शंस को उलझा करके सेट करता है। तो ऑप्शंस को जब उलझा करके सेट करता है तो आपको फिर से आपको आंसर तक जाना होगा। चलिए लाल कुमार जी देख लेंगे हम लोग। चलिए आइए देखिए क्या कहता है। सूरज निकल रहा है बादल से, बिजली चमक रही है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, तो बिल्कुल स्वेटर वेटर पहन के गोल मटोल बने हुए हैं। आखिर एक्चुअल में ये हमको दर्शाना क्या चाहता है, तो ये हमको बर्फ नहीं दर्शाना चाहता है, गर्मी नहीं दर्शाना चाहता है, वर्षा नहीं दर्शाना चाहता है, ये मौसम के इफेक्ट को दर्शाना चाहता है। इसको हम लोग पिक्टोरियल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो पिक्टोरियल नॉन वर्बल कहते हैं। यानी नॉन वर्बल का ये नया टाइप है जिसमें पिक्चर के माध्यम से कुछ पिक्चर आपको रख दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इस पिक्चर का एनालिसिस करके बताइए कि एक्चुअल में हम आपको बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे आप यहां देख रहे हो कि बादलों से धूप निकल रहा है तो गर्मी आएगा। आप देख रहे हो कि बिजली चमक रही है यानी वर्षा का सीजन आ गया। आप देख रहे हो कि यहाँ कोई व्यक्ति स्वेटर वेटर पहन के एकदम गोल मटोल बना हुआ है यानी सर्दी का मौसम आ गया। तो एक्चुअल में ये फिगर हमको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था, तो ये फिगर हम लोगों को मौसम यानी वेदर दिखाने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए एक ही पासे के 3 प्रारूप दिखाए गए, पहला चित्र, दूसरा चित्र और तीसरा चित्र। अब देख लो कहता क्या है, नीचे एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई। संख्या 3 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत पे कौन सी संख्या होगी। तो यहां देखो, यहां 3 है, यहां भी 3 है, इसमें 3 नहीं है। तो इन दोनों का कंपेयर कर दो।
जब इन दोनों का आप कंपेयर करोगे तो रूल कहता है कि जब भी आप दो डाइस को कंपेयर कर रहे हो और दोनों में एक एलिमेंट कॉमन दिख जाए तो उसका अपोजिट वह होगा जो हमें वहां नहीं दिख रहा है। तो देखिए, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, एक एलिमेंट कॉमन है, दोनों में क्या नहीं स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं? तो इस दोनों डाइस में 5 मुझे नहीं दिख रहे हैं, यानी 3 का अपोजिट 5 होगा और 5 हमारा ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता दिया गया है। तो आंसर नंबर डी इसके लिए सबसे परफेक्ट आंसर जाएगा। देखिए, शिक्षकों को बार बार गलती करने वाले छात्रों को कभी नहीं डांटना चाहिए। तो स्टेटमेंट के अनुसार अगर हम देखें तो स्टेटमेंट कहता है कि जो भी बच्चे बार बार गलती करते हैं उन बच्चों को खास करके टीचर्स को नहीं डांटना चाहिए। ठीक है, अब कहा क्यों? तो बोला अवधारणा, यानी आपको अजम्पशन लेना है कि आखिर ये स्टेटमेंट जो पास किया गया कि शिक्षकों को बार बार गलती करने वाले छात्रों को कभी नहीं डांटना चाहिए, आखिर हम इसके पीछे का क्या रीजन सोच सकते हैं, यही अजम्पशन में आपको देना है। तो कहता है छात्र जानबूझकर बार बार गलतियां नहीं करते हैं, हम ये बिल्कुल अज्यूम करते हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो बार बार गलतियां करते जाते हैं, आप उनको समझाते जाओगे, लाल कुमार जी पेशेंस रख बाबू, आप बार बार गलतियां करते जाओगे और फिर भी आप समझाते जाओगे लेकिन वो गलतियां करते जाएंगे। तो क्यों? तो वो जानबूझकर गलती नहीं करते हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में शिक्षक के द्वारा उनको डांट फटकार मिल जाएगा तो उनकी चंचलता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं। नकारात्मक सुदृढ़ीकरण छात्र के प्रदर्शन को बेहतर बनाने का अच्छा तरीका नहीं है। हम यह भी कह सकते हैं कि जितना प्यार से बच्चों को सिखाया जा सकता है उतना उनके अंदर नफरत का बीज बोकर डांटकर फटकार कर नहीं सिखाया जा सकता है। तो 2 नंबर भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों अजम्पशन अनुसरण कर पाएंगे। तो देखिए, तो ऐसी व्यवस्था किसमें दे रखी है? तो ऐसी व्यवस्था ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टता दी गई है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए को आंसर करेंगे। देख लो, एक घड़ी जिसे सुबह 6 बजे सही समय पर सेट कर दिया गया, 1 मिनट में 5 सेकंड अधिक चलती है। तो बताओ, सोचने वाली बात है, अगर घड़ी 1 मिनट चल रही है तो वो 5 सेकंड अधिक चल रही है। इसका मतलब है कि 12 मिनट चलने पर वो 12 पचे 60 मिनट, यानी कि 1 मिनट ज्यादा चलेगी। तो अगर हर 12 मिनट पे 1 मिनट ज्यादा चलेगी तो 12 पचे 60 यानी 60 मिनट में, यानी 60 मिनट में वो पूरा का पूरा 5 मिनट ज्यादा चलेगी। यानी हम कह सकते हैं कि हर घंटे घड़ी जो है सर वो 5 मिनट एक्स्ट्रा चल रही है। यानी 1 घंटा अगर ये वाली घड़ी चल गई ना तो ये घड़ी 5 मिनट एक्स्ट्रा चल लेगी। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 5 सेकंड, तो 60 मिनट में 6 पचे 300 सेकंड, और 300 सेकंड का मतलब ही हो गया 5 मिनट। तो घड़ी हर घंटे जो है ना बाबू 5 मिनट आगे जाएगी। अब कहता है दोपहर के 2 बजे घड़ी में कितना समय दिखेगा? तो बताइए, आपने घड़ी को सुबह 6 बजे सेट किया है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, यानी टोटल आप 8 घंटे चलोगे। तो प्रश्न से पता चला कि प्रश्न से घड़ी को 8 घंटा बाद देखा गया। 8 घंटा बाद देखा गया। घड़ी को कब देखा गया? तो 8 घंटा बाद देखा गया। इसलिए 8 घंटा में घड़ी फास्ट होगी। तो 8 घंटा में घड़ी कितना फास्ट होगी? तो भैया 1 घंटा में 5 मिनट फास्ट हो रही है, तो 8 घंटा में 8 पचे 40 मिनट फास्ट होगी। यानी जिस समय घड़ी में 2 बज रहे होंगे उस समय घड़ी में 2 बज करके 40 मिनट मुझे दिखने वाला है, क्योंकि घड़ी ऑलरेडी 40 मिनट क्या हो चुकी होगी? तो फास्ट हो चुकी होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सबसे बेस्ट आंसर होगा। देखिए, आरईटी है ना, आरईटी को उल्टा लिख दिया। सीओएम है ना, सीओएम को उल्टा लिख दिया। अच्छा, और पी और यू को सीधा छोड़ दिया। पी और यू को क्या कर दिया? सीधा छोड़ दिया। तो देखिए ध्यान से, एनओटी है, एनओटी को उल्टा लिख दिया। डबल ओ के है, डबल ओ के को उल्टा लिख दिया। अच्छा, ईबी को क्या कर दिया?
तो ईबी को सीधा छोड़ दिया। बहुत बढ़िया। तो देखिए क्या करेंगे, किसके साथ लिखना है हमें, इंटरनेट के साथ। तो 3 को ले जाके पीछे पलट देंगे, तो पीछे पलटेंगे तो क्या होगा, तो पीछे पलटने पर ये INT हो जाएगा। लास्ट वाले 3 को पलट देंगे, तो लास्ट वाले 3 को पलटेंगे तो क्या होगा, तो TEN हो जाएगा। और 2 गो को बीच में सीधा छोड़ देंगे, तो 2 गो को बीच में सीधा छोड़ देंगे तो ER हो जाएगा। यानी TEN चाहिए, TEN है, ER है, TNI है। एकदम सही जवाब है। तो चलिए आज की सभा हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, बर्खास्त करते हैं। फिर कल आपकी मुलाकात होगी और उसमें भी हम लोग के प्रीवियस पेपर ही होंगे। तो जितने बच्चे हैं सबको बतला दूं कि मंडे और ट्यूसडे वाली जो क्लास चलेगी उसमें मेरे द्वारा गेस्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, और बाकी जो क्वेश्चंस होंगे आपके वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इसमें जो आपके जितने भी प्रश्न दिए जाएंगे वो प्रश्न आपके जो होंगे प्रीवियस कलेक्शन से लिए जाएंगे। ये प्रीवियस कलेक्शन आपके कहाँ से हो सकते हैं, तो कुछ क्वेश्चन में बेहतरीन NTPC का लूंगा, कुछ ग्रुप डी का लूंगा, कुछ JEE का लूंगा, ठीक है, कुछ RPF का भी लूंगा और LP का भी लूंगा। यानी LP के क्वेश्चन की बहुलकता होगी, लेकिन इसके अलावा भी बाकी जो भी सेक्टर रेलवे में है उन सारे से अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो सारे क्वेश्चन में कलेक्ट करके आपको यहाँ पे लाता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। सभी बच्चों को गुड नाइट। कल फिर से सेम टाइम पे 7:30 पे हमारी मुलाकात होगी। और जो बच्चे अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं वो बच्चे टेस्ट सीरीज में आइए। चाहे तो आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लगाओ, चाहे तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आकर के मैथ, रीजनिंग, साइंस की अलग लगा सकते हो, लेकिन अभी बिल्कुल चूकना नहीं है, क्योंकि अभी चूकने का मतलब है कि 2 से 5 लाख बच्चों जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनको मौका देना। तो उन बच्चों को मौका देने से पहले ही आप अपने सक्सेस की परचम को लहरा लो, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। हम लोग जितना हो सके आपको हेल्प करेंगे। चलिए तो आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करें क्या? सभी बच्चों को गुड नाइट। फिर कल मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ।